मैं डॉक्टर दिनेश कुमार जैन, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज, लेखक एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ। आज योग के ऊपर अनेक शोध पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। एक कॉमन मैन को, एक आम आदमी को ये समझ नहीं आता कि ये रिसर्च का जो परिणाम है ये सही है या गलत है। रिसर्च की मेथोडोलॉजी एक्यूरेट है या एक्यूरेट नहीं है। तो इस कारण से प्रत्येक व्यक्ति को रिसर्च की एक मिनिमम नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वह विश्लेषण कर सके कि ये जो शोध पत्र के प्रकाशित हुए हैं इसकी शोध की प्रक्रिया सही है या गलत है। इसको एक उदाहरण देकर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हमको देखना है कि एक दवा का प्रभाव कॉमन कोल्ड अर्थात जुकाम पर सही है या नहीं, इस दवा से जुकाम में लाभ होगा या नहीं, ये पता लगाने के लिए यदि हमको रिसर्च करना है तो हम क्या करते हैं कि मरीजों के दो ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप को हम कंट्रोल कहते हैं, एक ग्रुप को हम दवा देते हैं। तो जिस दवा का प्रभाव हमको कॉमन कोल्ड में देखना होता है, उस ग्रुप के मरीजों को हम वो दवा देते हैं और दूसरे मरीजों को हम दवा न दे करके दवा की तरह की शेप साइज का एक निष्क्रिय पदार्थ देते हैं। एक पर्टिकुलर समय तक 7 या 10 दिन तक हम दोनों ग्रुप के मरीजों को वो दवा देते हैं और 7 दिन बाद हम देखते हैं कि किस ग्रुप में कितने मरीज इंप्रूव हुए। जिसमें हम दवा दे रहे थे उसमें कितने मरीज इंप्रूव हुए और जिनको हम दवा नहीं दे रहे थे, जो कंट्रोल ग्रुप था, उसमें कितने मरीज इंप्रूव हुए। तो ये आंकड़े इकट्ठे करने के बाद हम स्टेटिस्टिक्स की सहायता से पता लगाते हैं कि दवा का कोई प्रभाव हुआ या नहीं हुआ। यहाँ एक कंडीशन होती है कि जो कंट्रोल है और जिसको हम दवा दे रहे हैं, दोनों वर्ग के मरीजों की सारी स्थितियां एक जैसी होती हैं। केवल अंतर इतना होता है कि एक को हम दवा देते हैं और दूसरे को दवा के स्थान पर दवा जैसा ही उसी शेप साइज का एक निष्क्रिय पदार्थ देते हैं। निष्क्रिय पदार्थ इसलिए दिया जाता है कि मनोवैज्ञानिक कारणों से जो इंप्रूवमेंट होता है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकें। तो इस तरह से हम रिसर्च वर्क करते हैं। मैं आपको रिसर्च वर्क के 2 उदाहरण बताता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि कहां गलतियां होती हैं। योग के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इन्होंने क्या किया कि 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को इन्होंने नौकरी से छुट्टी दिला दी, एक ग्रुप के 100 लोगों को, और छुट्टी दिलाने के बाद इनको आश्रम में रखा, इनको बढ़िया खाना खिलाया, संगीत सिखाया, इनको एक्सरसाइज कराई और थोड़ी देर के लिए इनको योग करा दिया गया। और दूसरा जो वर्ग था इसको वहीं रखा गया जहां वो नौकरी करता था। और उसके बाद इन्होंने ये स्टडी की कि योगा से स्ट्रेस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इन्होंने रिजल्ट निकाला कि जिनको योगा सिखाया गया था उनको स्ट्रेस कम हुआ और जो कंट्रोल थे उन पर स्ट्रेस में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाल लिया कि योगा से मानसिक तनाव या स्ट्रेस कम होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम क्या थी कि जो कंट्रोल ग्रुप था वो नौकरी कर रहा था और इन पे जिन्होंने योग का प्रभाव देखा उनको इन्होंने नौकरी से छुट्टी दिला दी, अपने आश्रम में रखा, आश्रम में 1 महीने रखा, इनको बढ़िया खाना खिलाया, संगीत सुनाया, आराम कराया। तो अब यहाँ क्या है कि कंट्रोल ग्रुप के जो लोग थे और जिनको योगा सिखाया गया था, दोनों की स्थितियाँ अलग अलग थी। यदि आप किसी को नौकरी छुड़ाते हैं, छुट्टी दिलाते हैं नौकरी से, अपने आश्रम में रखते हैं, तो उसका स्ट्रेस तो वैसे ही कम हो जाएगा। यहाँ योग का प्रभाव ना हो करके जो दूसरी स्थितियां थी उनकी वजह से स्ट्रेस कम हुआ। जब आप नौकरी वाली जगह से अलग हो जाते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, तो डेफिनेटली नौकरी का तनाव कम हो जाता है। आप आश्रम में रह रहे हैं, आराम कर रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, तो स्ट्रेस इन कारणों से कम हुआ। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि योग की वजह से स्ट्रेस कम हुआ। तो यहाँ ये एक्सपेरिमेंट, ये जो डिजाइन था योग का एक्सपेरिमेंट के बारे में, ये गलत था। ऐसे ही दूसरा एक्सपेरिमेंट बताते हैं। योग के बारे में दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया कि 2 वर्ग लिए गए। एक लिया गया मेडिकल स्टूडेंट, दूसरा लिया गया एक आश्रम में रहने वाली महिलाएं। इनका कोलेस्ट्रॉल नापा गया तो ये पाया गया कि आश्रम में जो महिलाएं योग करती थी उनका कोलेस्ट्रॉल कम था, उनका कोलेस्ट्रॉल ठीक था, और जो मेडिकल स्टूडेंट थे उनका कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं था। तो इन्होंने फिर एक गलत परिणाम निकाल लिया कि योग करने से कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है। यहाँ भी इनका स्टडी डिजाइन पूरा गलत था कि मेडिकल स्टूडेंट जो थे वो फैटी मटेरियल खाते थे, तेल और घी से तला हुआ भोजन करते थे, और जो आश्रम में महिलाएं रहती थी वो योग तो करती थी लेकिन वो तला हुआ भोजन नहीं खाती थी, तेल नहीं खाती थी, घी नहीं खाती थी, वो केवल उबला हुआ भोजन लेती थी, उबली हुई साग सब्जी खाते थे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला कि योग से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है, वो कंक्लूजन, वो जो परिणाम था इनका गलत था। यहाँ होना ये चाहिए था कि दोनों स्थितियां एक जैसी होती। जो मेडिकल स्टूडेंट थे उनको भी तेल और घी खाने को मना करता,
जब मैंने वहाँ जाके उनके आश्रम की महिलाओं से पूछा तो ये मालूम हुआ कि उन्होंने सालों से तेल घी नहीं खाया था। तो ऐसी स्थिति में जो कोलेस्ट्रॉल ठीक हुआ उसका कारण योग नहीं था, उसका कारण ये था कि उन्होंने घी खाया ही नहीं था। तो इस तरह से योग में कई परिणाम जो निकलते हैं वो गलत परिणाम निकल आते हैं। तो जब हम योग का कोई भी परिणाम की स्टडी करें तो हमको बहुत सावधानी से उसका अध्ययन करना चाहिए, सावधानी से उसके परिणामों को स्वीकार करना चाहिए। यहाँ जब हम रिसर्च करते हैं तो एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा, चंद्रयान का चंद्रमा की सतह पर उतरना। एक चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर उतरा था और चंद्रयान 2 को चंद्रमा की सतह पर उतरना था, एक चंद्रयान 3 को भी चंद्रमा की सतह पर उतरना था। दोनों प्रयोग इसरो ने किए थे, लेकिन चंद्रयान 2 असफल हो गया, चंद्रयान 3 सफल हो गया। चंद्रयान 2 में 978 करोड़ रुपए का खर्च आया था और चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट में 615 करोड़ रुपए का खर्च आया था। यहाँ मुख्य उद्देश्य क्या था कि चंद्रयान 2 और 3 दोनों को चंद्रमा की सतह पर उतरना था। चंद्रयान 2 असफल हो गया, चंद्रयान 3 सफल हो गया। तो जब हम चंद्रयान की यात्रा पे शोध कार्य करेंगे तो हम फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे चंद्रयान के 2 प्रोजेक्ट थे, चंद्रमा की सतह पर उतरे या नहीं उतरे। यदि नहीं उतरे तो क्या कारण थे? चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरा तो इसका कारण था सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी होना, इंजीनियर में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम असेंबल किए थे उसमें गड़बड़ी होना, और चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के समय जो ब्रेकिंग सिस्टम था उसका फेलियर होना। तो जब हम कोई भी शोध कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे शोध कार्य का प्रोजेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। तो जब उद्देश्य पूरा होता है या नहीं, ये हमारे शोध कार्य का मुख्य विषय होता है। जैसे चंद्रयान 2 असफल हुआ, ये हमारे उद्देश्य था, ये हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट था कि चंद्रयान 2 असफल हुआ, चंद्रयान 3 सफल हुआ, और हम इन कारणों का विश्लेषण करेंगे। यहाँ हम ये विश्लेषण नहीं करेंगे या हम ये कंक्लूजन नहीं निकालेंगे कि चंद्रयान 2 पे 978 करोड़ रुपए खर्च हुआ, उसमें इतना रोजगार पैदा हुआ, लोगों को रोजगार मिला। चंद्रयान 3 में 615 करोड़ खर्च हुए, उससे भी रोजगार मिला, बेरोजगारी दूर हुई। ये कंक्लूजन या ये डिस्कशन हम नहीं करेंगे। हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा कि चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर उतरा या नहीं उतरा। इसी तरह से जब हम योग की बात करते हैं तो हम योग के उद्देश्य की बात करेंगे कि हम योग के उद्देश्य में सफल हुए या नहीं हुए। योग का उद्देश्य क्या था? जन्म मरण के बंधन से आत्मा को मुक्त करना, आत्मा को चित्त के संस्कारों से मुक्त करना, आत्मा को ब्रह्म से साक्षात्कार करना, आत्मा को ब्रह्म स्वरूप बनाना और जीव को मोक्ष प्राप्त करना, अर्थात आत्मा को मोक्ष प्राप्त करना। ये हमारे योग के उद्देश्य हैं। तो चंद्रयान की तरह यहाँ हम ये देखेंगे कि हमारे योग के उद्देश्य पूरे हुए हैं या नहीं हुए। दूसरा, जब हम योग पर रिसर्च वर्क करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो फिलोसॉफिकल कंसेप्ट हैं ये सही है कि नहीं। उदाहरण के लिए हम शोध कार्य द्वारा, ज्ञान विज्ञान द्वारा ये पता लगाने की कोशिश करेंगे आत्मा है या नहीं, ब्रह्म है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, और चित्त है या नहीं। चित्त में यदि संस्कार एकत्रित होते हैं तो संस्कार कहाँ एकत्रित होते हैं, क्या पूर्व जन्म के संस्कार चित्त में एकत्रित हो जाते हैं। हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे यदि हम योग पर रिसर्च वर्क करते हैं। अब यदि हम योग पर रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो हम ये भी मालूम करेंगे कि कितने लोगों ने योग किया और कितने लोग मोक्ष प्राप्त हुए। तभी तो हम योग का रिसर्च वर्क या योग के अध्ययन को समझ पाएंगे कि भाई इतने लोगों ने योग शुरू किया और उसमें से इतने लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ, उनकी आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गई। यदि हम ये पता नहीं लगाते योग के रिसर्च में तो हमारा योग पर रिसर्च करना बेकार है। दूसरा, हमको ये पता लगाना चाहिए योग पर रिसर्च करते समय क्या जो योग कर रहे हैं उन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सभी अंगों का पालन किया है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने केवल प्राणायाम कर लिया और उसने कह दिया कि हम योग कर रहे हैं, किसी ने केवल आसन में आधा घंटे बैठ गया या एक्सरसाइज कर ली और उसने मान लिया कि हमने योग कर लिया। ये गलत है। तो जब हम योग पर रिसर्च वर्क करें या अध्ययन करें तो हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि उसने योग के सारे अंगों का उपयोग किया है क्या नहीं, यम नियम से लेकर के समाधि तक वो पहुंचा है कि नहीं। एक दूसरी स्थिति क्या पैदा हो रही है कि जब मेटा एनालिसिस योग पर जो
प्रकाशित रिसर्च वर्क हैं उनका जब मेटा एनालिसिस किया जाता है या सिस्टमिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस और सिस्टमिक रिव्यू का मतलब है कि अनेक सारे रिसर्च पेपर, ये 50 से लेकर के 100-150 भी हो सकते हैं, इन सारे रिसर्च पेपर को कंपाइल करके स्टडी की जाती है कि इनका कंक्लूजन क्या है। तो यहाँ भी ये गड़बड़ है कि ये रिसर्च पेपर का नाम दे देते हैं कि योग का क्या प्रभाव पड़ा। इसमें दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे कि किसी ने थोड़ी देर के लिए प्राणायाम कर लिया, उसको भी योग नाम दे दिया, आसन में बैठा उसको भी योग का नाम दे दिया, जिसने एक्सरसाइज की उसको भी योग का नाम दे दिया, जिसने थोड़ी देर समाधि की उसको भी योग का नाम दे दिया गया। तो इस तरह से सिस्टमिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस जो एक कंपाइल्ड कंक्लूजन है योग के प्रभावों के बारे में, उसमें फिर गलत डिसीजन आ जाते हैं, गलत कंक्लूजन आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी यहाँ पर एक समस्या है। दूसरा क्या है कि इस समय पूरी दुनिया में एक्सरसाइज को योग मान लिया है। तो योग के जो लाभ बताए जाते हैं वो एक्चुअल में एक्सरसाइज के लाभ हैं। एक्सरसाइज के कौन कौन से लाभ हैं? वेट कंट्रोल होता है, स्लीप नींद अच्छी आ जाती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है, कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं, डायबिटीज ठीक हो जाती है, और भी बीमारियां कंट्रोल में हो जाती है, एंजाइटी डिप्रेशन ठीक हो जाता है। इसके अलावा मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, मसल्स में पावर हो जाती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ठीक होती है, जॉइंट्स ठीक हो जाते हैं, जॉइंट्स में मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं, बैक स्ट्रेन या बैकिंग भी ठीक होने लगता है। इसके अलावा मूड ठीक रहता है, एनर्जेटिक रहते हैं, लाइवनेस रहती है। तो ये सारे लाभ एक्सरसाइज के हैं। तो योगा में क्या हो रहा है कि एक्सरसाइज कर देते हैं और एक्सरसाइज के जो लाभ हैं वो योगा के लाभ बता दिए जाते हैं। अब यदि योगा पे इनको रिसर्च वर्क करना है तो करना क्या चाहिए? जैसे योग में एक प्रत्याहार है, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का पूरा कार्य बंद कर देते हैं। ज्ञानेंद्रियों से मतलब आंख, नाक, कान, इनके काम पर प्रतिबंधित लगा दिया जाता है, इनके वर्क पर। आंख से देखने मत दो, कान से सुनने मत दो, जीभ से स्वाद मत लेने दो, बोलने मत दो, स्पर्श मत करने दो। और कर्मेंद्रियों पे आपको रोक लगानी है, सिर, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, इनके काम मत करने दो। तो जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हम कैसे मानेंगे कि ये योग पर रिसर्च वर्क कर रहे हैं? तो योग पर रिसर्च वर्क करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि उनको बंद कमरे में, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, बंद कमरे में बंद कर दो लोगों को, और उनको ना देखने दो, ना सुनने दो, ना खाने दो, ना स्पर्श करने दो, ना मूवमेंट करने दो। उसके बाद देखो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तब हम मानेंगे कि ये योग पर वर्क हो रहा है। या इनको एक 8x8 का गड्ढा बना दो, उस पर समाधि में रखो, फिर देखो कि इनको मोक्ष मिलता है कि नहीं, या ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो पाते हैं कि नहीं। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। अब तो जब तक ये योग के 8 अंगों का उपयोग करके शोध परिणाम नहीं निकालेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे कि ये योग के परिणाम है या योग से लाभ हानि है। योग के रिसर्च वर्क में किसी भी व्यक्ति यदि योग कर रहा है तो उसको योग के 8 अंगों का उपयोग करने का, उसके बाद जो कंक्लूजन आएंगे उसी को हम मानेंगे कि ये सही है। धन्यवाद।